गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला यहां पर दिया है। आप लोग आर्टिकल 21 के बारे में जानते होंगे। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ना समय समय के ऊपर अलग अलग जजमेंट देकर ये राइट टू लाइफ को बहुत ही एक्सपेंड किया है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं। राइट टू हेल्थ आपका आ चुका है एंड मेनी अदर थिंग्स आर देयर। बट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब बताया है कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है ना स्कूल्स के अंदर, वो भी इंटीग्रल है राइट टू लाइफ के लिए। एंड इसीलिए राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर होना, ये आर्टिकल 21 का ही हिस्सा होगा। तो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी जो हम बात करते हैं ना, उसके अंदर ये बात भी इंक्लूड है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कैटेगोरिकली बोल दिया कि होता पता क्या है कि कई बार बच्चियों को बहुत ज्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं स्कूल्स के अंदर भी। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि स्कूल्स के अंदर हमें नोटिस करने को मिलता है कई बार इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, या फिर कई बार बच्चियां उनको अफोर्ड नहीं कर पाती। तो ऐसे केस में ना उनकी प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। या तो वो स्कूल आना बंद कर देती हैं, राइट, या फिर कहीं ना कहीं अनसेफ अनहाइजेनिक प्रैक्टिस की तरफ चली जाती हैं, विच इज़ नॉट राइट। एंड इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को ये बोला है कि इंश्योर ये करिए कि सभी स्कूल्स के अंदर यहाँ पर एक्सेस टू सैनिटरी नैपकिन होना चाहिए। ये बिल्कुल एक बेसिक चीज है जो मिलनी ही चाहिए। एक गर्ल चाइल्ड के साथ हम यहाँ पर चाहेंगे कि उनके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट हो। एंड इनफैक्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई सिर्फ बच्चियों को नहीं, जो मेल टीचर्स होते हैं स्कूल्स के अंदर वो भी, और साथ साथ आपके जो लड़के होते हैं स्कूल्स के अंदर जो पढ़ते हैं, जो बॉय स्टूडेंट होते हैं, उनको भी हमें थोड़ा सेंसिटाइज करना यहाँ पे ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक जो गर्ल चाइल्ड होती है वो कई बार ये बात बता नहीं पाती बाकी और लोगों को, एंड उस वजह से बाकी लड़के जो हो गया या बाकी और लोग हो गया वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है, ह्यूमिलेशन बच्चियों को देखनी पड़ती है, इसको हमें यहाँ पे ठीक करना होगा। एंड इसीलिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट स्कूल्स के अंदर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A, जब 21A की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो राइट टू फ्री एजुकेशन में ये सब चीजें भी होनी चाहिए जो एक बच्चे को मदद करें अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैसला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने से देखने को मिल रहा है। बाकी रही बात दोस्तों महाराष्ट्र की, तो आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे अजित पवार जी, उनकी डेथ हो गई थी। अब उनकी जो वाइफ है सुनेत्रा पवार जी, वो यहाँ पर पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं महाराष्ट्र की। तो देखते हैं आने वाले टाइम में इसके रिगार्डिंग क्या होता है। दोस्तों, डेट है आज की 31 जनवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, आज रिपब्लिक डे सेल का आखिरी डे है। दिस इज द लास्ट डे टू अवेल द रिपब्लिक डे सेल। एंड इस पर्टिकुलर सेल में जो आपके सभी बैचेस हैं उनके ऊपर बहुत भारी डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका प्रारंभ बैच है जो आपका 2028 वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करता है, उस तरह से अगर हम बात करें संकल्प 2027 बैच है। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें 2026 के स्टूडेंट्स के लिए सृजन प्रीलिम क्रैश कोर्स बैच है। और साथ साथ हमारे पास यहाँ पे सीसेट बैच भी है 2026 के कैंडिडेट्स के लिए ही। तो ये सभी जो ऑफर्स हैं ये आज आखिरी डेट है इन पर्टिकुलर ऑफर्स की। तो सभी कोर्सेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो यूजीसी के इक्विटी रूल्स के बारे में डिस्कशन करना है। दोस्तों, पिछले दिनों के अंदर काफी इसके रिगार्डिंग बातचीत हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसके ऊपर स्टे लगा दिया है, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर क्या थे ये रूल्स एंड क्यों इनके ऊपर स्टे लगाया गया। देखो, हमारे यहाँ पे ना दरअसल में 2012 के जो यूजीसी रूल्स हैं वो ऑलरेडी चल रहे थे, पर यहाँ पे हमारी सरकार ने बोला कि नहीं, हम इनको 2026 के रूल्स के साथ यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। और इसी चीज के ऊपर यहाँ पे पूरा हड़कंप मच गया। सरकार ने ये बोला था कि जो आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, आपके कॉलेज है, आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सबको ये रूल्स फॉलो करने होंगे। अब इन रूल्स में कुछ अच्छी बातें थी और कुछ खराब बातें जो लोगों ने यहाँ पे बात करी, वो खराब बातें भी देखने को मिली। देखो, एक्चुअली पता क्या था, यहाँ पर इन रूल्स के अंदर बात करी गई कि सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेज यूनिवर्सिटी सबको एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। अब इस इक्विटी कमेटी में अलग अलग लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल
इस इक्विटी कमेटी में आपके फैकल्टीज तो होंगे ही होंगे, बट अगर हम बात करें इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सब लोग यहाँ पे होंगे। इवन आपके स्टूडेंट का भी यहाँ पे, स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आपका इसका पार्ट होंगे। ठीक है। और कोशिश ये करी गई कि अगर मान लीजिए कोई कंप्लेंट आती है, उसके लिए यहाँ पे 24/7 हेल्पलाइन होनी चाहिए। कोई भी कंप्लेंट, कोई भी ग्रीवांस है, उसको एड्रेस करने के लिए ये देखने सुनने में बहुत बढ़िया चीज लगती है। ठीक है। पर यहां पर इन रेगुलेशंस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की बात करी गई कि मान लो अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी बच्चे के अगेंस्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बोल रहा हूं किसी बच्चे के अगेंस्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, कास्ट, ट्राइब, अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे मतलब कार्रवाई होगी। पर पॉइंट पता क्या है, ये जो हम बात करें ना यहाँ पे कास्ट की, ये जो बात हुई यहाँ पे कास्ट की, यहाँ पर कास्ट के अंदर सबको नहीं इंक्लूड किया गया। कास्ट के अंदर केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को इंक्लूड करा गया। जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जो इन कास्ट को बिलोंग नहीं करते, जो जनरल कैंडिडेट्स की बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन कास्ट के अलावा किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है तो वो चीज यहाँ पे एड्रेस्ड ही नहीं है। अब ये रूल्स पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने यही मान लिया है कि जो जनरल कैंडिडेट के लोग हैं वो अपने आप में सब अन्याय करते हैं बाकी लोगों के अगेंस्ट। तो किसी कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया एक तरह से जो जनरल कैंडिडेट्स था उनके ऊपर। प्लस एट द सेम टाइम एक जो यहाँ पे बात और क्रिटिक करी गई वो ये थी कि आपने तो पहले तो मान ही लिया है कि भाई एक तो विक्टिमहुड की हायरार्की एक तरह से आपने मान ली है, ठीक है ना। अगर मान लो जनरल कैंडिडेट्स का डिस्क्रिमिनेशन होगा उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। प्लस एट द सेम टाइम एक बात और नोटिस करो, अगर मान लो कोई एक सीनियर है रिजर्व कैटेगरी का, मान लो कोई एससी कैटेगरी का है, और वो अगर किसी जनरल कैटेगरी फ्रेशर के साथ रैगिंग करने की कोशिश करता है, पर वो बच्चा अगर रेजिस्ट करने की कोशिश करे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। और उल्टा क्या होगा, ये जो रिजर्व कैटेगरी का सीनियर है, हो सकता है कि वो इस जनरल कैटेगरी के ऊपर यहाँ पे फॉल्स कंप्लेंट लगा दे, वन साइडेड कंप्लेंट लगा दे, ऐसा चीजें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फेक केसेस हमारे पास सामने आ सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस का यहाँ पर बहुत पुरजोर विरोध हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे बोला कि भाई ये जो अपने आप में आपने रेगुलेशंस बना दिए ना, जो रूल्स बनाए हैं, ये अपने आप में एक्सक्लूशनरी हैं, ये एक्सक्लूड करते हैं एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल को, ये डिवाइड करते हैं हमारी सोसाइटी को। प्लस एट द सेम टाइम ये इंक्लूसिव नहीं है। आपको रूल्स बनाते समय इतने वेग वर्ड्स आपने इस्तेमाल कर रखे हैं ना कि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने की संभावना है। तो देखो, एजेंडा हो सकता है सरकार का अच्छा हो कि सरकार चाहती थी अवेयर करना, लोगों की शिकायतों का निपटारा होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन जो होती है उनको यहाँ पे रोका जाए, तो आइडिया अच्छा था। पर जिस प्रकार से रेगुलेशंस लाए गए हैं ये बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हैं, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है कि भाई दीज आर टू स्वीपिंग। इससे कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी टूट जाएगी। हमें सोसाइटी को जोड़ के रखना है या तोड़ के रखना है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इनका मिसयूज होने की बहुत ज्यादा संभावना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि डिस्क्रिप्शन केवल और केवल कास्ट बेस्ड नहीं होती, और भी चीजें यहाँ पे होती हैं, तो आप उन चीजों को भी जरा कंसिडर करो, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे चीजें नहीं सुधरती तब तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फिलहाल स्टे लगा दी है। एक बात सुप्रीम कोर्ट ने और बोली है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे अलग अलग स्कूल, अलग अलग हॉस्टल बनाएं, कि मान लो भाई ये हॉस्टल होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके शेड्यूल कास्ट वाले बच्चे रहेंगे, यहाँ सिर्फ जनरल वाले रहेंगे। ऐसा नहीं करना है भाई, हमें यहाँ पे भारत की यूनिटी होती है, तो भारत की यूनिटी को हमें मेंटेन करना है। आप यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी के लिए फिलहाल 2012 का फ्रेमवर्क ही यहाँ पे जारी रहेगा, एंड इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर स्टे लग चुका है। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज इंडियाज इनोवेशन प्रोग्राम। देखो थोड़ा इसको ना मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसका रीजन ये है कि इसके ऊपर क्वेश्चन मेंस में भी बन सकता है, प्रीलिम्स में तो बन ही सकता है डेफिनेटली, एंड पास्ट में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आ चुके हैं। दूसरी बात पता क्या है, इकोनॉमिक सर्वे ने इसके बारे में हाईलाइट किया है, और इसके ऊपर अब आज के समय के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन होने लग गया है। मैं आपको बताता हूं कि मैं बात कर रहा हूं किसकी, भारत के अंदर इनोवेशन की। देखो, इनोवेशन इज वन ऑफ द की थिंग्स जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। और अगर हम बात करें भारत की जो रैंकिंग है वो 2019 में 66 प्लेस पे थी, अब वो इंप्रूव होके 38th पे आ चुकी है 2025 के अंदर इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। आप लोग जानते होंगे जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वीपो,
वो यहाँ पे इस इनोवेशन इंडेक्स को यहाँ पे रिलीज करता है और भारत का रैंक बेहतर ही होता जा रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना सेंट्रल और साउथ एशियन रीजन में, यहाँ पर भारत पहले नंबर पर है। इवन आपकी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में भी भारत पहले नंबर के ऊपर ही देखने को मिला। अब बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ऐसा कैसे, हमने ऐसा क्या शानदार कर दिया कि हमारा इनोवेशन में इतना दुनिया वाह कर रही है? उसका रीजन हमारी अलग अलग स्कीम्स और उनका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब लोगों ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में सुना होगा। यहां पर पता क्या होता है, यहां पर जो भी आपका एंटिटी है अगर वो इंक्रीमेंटल सेल्स करता है, इंक्रीमेंटल सेल्स मतलब कहने का मतलब मान लो पिछले साल आपने बिजनेस किया था 100 करोड़ का, इस साल आपने बिजनेस किया 140 करोड़ का, तो एक्चुअली आपका इंक्रीमेंट कितने का हुआ? इंक्रीमेंट सेल यहाँ पे हुआ 40 करोड़ का। तो ये जो आपका इंक्रीमेंटल सेल्स है ना, इसके ऊपर आपको यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है। ये इंसेंटिव फिक्स नहीं होता, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग होता है। किसी जगह 4% है, किसी जगह 5 है, किसी जगह 6 है। तो नॉर्मली 4 से 6% के आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलते हैं अलग अलग 14 की सेक्टर्स के ऊपर, राइट। तो इस स्कीम का आउटले है 1.97 लाख करोड़। तो क्योंकि हम यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं, तो जो आपकी कंपनीज है ना वो इंसेंटिवाइज होती हैं कि और ज्यादा सेल करो, और ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन करो, एंड उसका जो फायदा होता है वो हमारे देश में रोजगार जनरेट करने से भी होता है और इनोवेशन को भी यहाँ पे वो बढ़ावा देता है। तो ये आप क्लियरली नोटिस कर पाओगे कि इस तरह से 18 लाख करोड़ से भी ज्यादा इंक्रीमेंटल सेल्स या प्रोडक्शन अभी तक हो चुकी है और इस स्कीम ने यहाँ पर 12 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दी हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं भारत के अंदर बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनियां भारत में प्रोडक्शन को शिफ्ट करी हैं और इंडिया इस वजह से मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। उसी तरह से अगर हम बात करें, हमने पिछले साल बजट में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन स्टार्ट किया, ये मैंने आपके साथ तब कवर भी किया था। यहाँ पर फोकस ये था कि जैसे आपके एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इवन आपके लार्ज के लिए भी हमें इनको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को इनमें बूस्ट करना है। हमें इंश्योर करना है कि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, वो एक तरह से रुक पाएं। आपकी जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसको हम यहाँ पर एक तरह से तैयार कर पाएं एंड प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो। तो ये पूरा अपने आप में आपको मिशन देखने को मिलेगा, एक पॉलिसी ब्लूप्रिंट है कि कैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ेगा और ये पीएलआई स्कीम को यहाँ पे मदद भी करता है। उसी तरह से अगर हम बात करें हमारी आरडीआई स्कीम, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम, यहाँ पर भी ये भी 2025 में स्टार्ट हुई थी और 1 लाख करोड़ रुपए के आउटले, मतलब टोटल इसका इतना पैसा इस स्कीम के लिए दिया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 6 years। अब इसमें बात वही थी कि R&D इकोसिस्टम हमारा जो है उसको हम यहाँ पे शानदार करें। अगर मान लो किसी को इनोवेशन करनी है तो वहां पर बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपका लोन ले सकता है या फिर ना के बराबर इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो ये भी हमने किया। फिर अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है आपका R&D को ही अनुसंधान बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा जैसे जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इसमें जय विज्ञान जोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और इस जय विज्ञान के अंदर जय अनुसंधान जोड़ा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो जय अनुसंधान का मतलब कुछ नहीं है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द फंडामेंटल टू इंडियाज ग्रोथ आज के टाइम के ऊपर, और इसीलिए हम 2023 में लेकर आए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक एक्ट के माध्यम से। तो इसका काम यही है कि कैसे आपका इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट को एक एक तरीका देना है, उनकी फंडिंग तक उनको इंश्योर करनी है, R&D इकोसिस्टम की जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको हमें यहाँ पे ठीक करना है। इसके गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन आपके प्रधानमंत्री जी ही हैं। बाकी हमारे स्टार्टअप्स ने बहुत शानदार ग्रोथ दिखाई है। पहले आज से 10 साल पहले लगभग भारत देश में स्टार्टअप 500 के आसपास थे, अब ये नंबर 2 लाख से ऊपर यहाँ पे जा चुका है। स्टार्टअप इंडिया जो हमने 2016 में स्टार्ट किया था, तो ये सब चीज़ों ने मदद करी। उसी तरह से अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। 76,000 करोड़ का हमारा इंसेंटिव फ्रेमवर्क आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे देश में जो फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं हम यहाँ पे उनको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपकी 50% तक की फाइनेंशियल सपोर्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सपोर्ट है वो सरकार यहाँ पे दे रही है अलग अलग 4 स्कीम्स के माध्यम से। जैसे आपने डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सुना होगा, जैसे पीएलआई था वैसा ही आपको यहाँ पे स्कीम देखने को मिलती है। तो इसमें हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे सेमीकंडक्टर्स हमारे यहाँ पे बेहतर भी हुए हैं। 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। बाकी इनका टोटल इन्वेस्टमेंट 1,60,000 करोड़ के आसपास रहेगा। एंड उड़ीसा जैसे स्टेट्स ने भी बहुत शानदार काम किया है। इनफैक्ट जब मैंने आपको 26 जनवरी के परेड के बारे में बताया था तो मैंने बताया भी था कि भारत किस तरह से सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ रहा है, वो भी झांकियों में हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो क्लियरली बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी
ट्रेडमार्क में हम चौथे नंबर पे हैं, पेटेंट में छठे नंबर पे। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, पिछले 5 साल में पेटेंट एप्लीकेशंस लगभग डबल हो गई हैं, ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस या रजिस्ट्रेशंस 1.5 गुना हो गए हैं, डिजाइन रजिस्ट्रेशन 2.5 गुना हो गए हैं। सब चीजें दिखा रही हैं कि भाई भारत में इनोवेशन बहुत तगड़े लेवल के ऊपर हो रहा है। तो कल को आगे आपके मेंस में क्वेश्चन आए कि क्या चैलेंजेस हैं या कैसे हमने उनको सॉल्व किया है, ये सारे पॉइंटर्स आप अपने मेंस के आंसर्स में डाल सकते हो। अगला टॉपिक हमारे सामने है पंचम डिजिटल चैटबॉट के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम पंचम की फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। पंचम की फुल फॉर्म है पंचायत असिस्टेंट एंड मैसेजिंग चैटबॉट। अब इसमें पता क्या होगा, देखो आपके जैसे गांव के आपके सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, कुछ और आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पंचायत के, वो क्या कर सकते हैं ना, अब वो इस व्हाट्सएप बेस्ड मैकेनिज्म के साथ बातचीत कर सकते हैं। मान लो कोई समस्या है, कोई मतलब कुछ पूछना है, किसी से कुछ डाउट्स वगैरह हैं, है ना, कुछ भी उनको रिस्पॉन्स चाहिए कि कैसे लोकल बॉडी को हम और स्ट्रेंथन करें, ठीक है, तो वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर चैटबॉट के माध्यम से हो जाएंगी। इनफैक्ट अगर मान लो सरकार को हमारे सरपंच तक कोई बात पहुंचानी है, तो वो भी इसी के माध्यम से यहाँ पे पहुंच पाएगी। तो इससे पता क्या होगा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है हमारी यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। जो हम बात करते हैं ना ग्रास रूट गवर्नेंस की, उसको हम यहाँ पे स्ट्रेंथन करेंगे। आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे सर पर हमारे सरपंच जी को तो इंग्लिश नहीं आती। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसको हमने भाषणी प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। तो 22 इंडियन लैंग्वेजेस में से अगर उनको आती है, जो भी लैंग्वेजेस वहाँ पे, मान लो पंजाबी आती है, कोई और लैंग्वेज आती है, तो अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बातचीत वो कर सकते हैं, अपने एक सवाल पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, मिनिस्ट्री को अपडेट देना है वो भी दिया जा सकता है। तो 2 वे पूरा पूरा बातचीत यहाँ पे होती है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो रियल टाइम के अंदर स्कीम्स और वर्कफ्लो के बारे में जानकारी उनको मिल जाएगी। उनको छोटी छोटी वीडियोस, गाइडेंस मॉड्यूल्स यहाँ पे दे देंगे ताकि वो सीखते रहे नई नई चीजें। एंड कुछ भी सरकार की तरफ से सर्कुलर्स, कुछ एडवाइजरीज आनी है, तो वहां पे आराम से डायरेक्टली उनको अपडेट किया जा सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। हमारे फंक्शनिंग जो है ग्रास रूट लेवल पे, उनके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, एंड इसको डेवलप किया गया है यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप के माध्यम से। तो व्हाट्सएप बेस्ड एआई चैटबॉट आपको देखने को मिलेगा पंचम। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है होया नागाएंसिस के बारे में। देखो नागालैंड के अंदर ना आपको एक नई प्लांट स्पीशीज देखने को मिली है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है होया नागाएंसिस। ठीक है, इसके बारे में देखो कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ। ये नई डिस्कवर्ड है, अभी पहले ये नहीं थी हमारे पास, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अभी हमने यहाँ पे नागालैंड के हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट में से ये डिस्कवर करी है। अब अगर आप पिक्चर में देख पाए ना, तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे इनके जो फ्लावर्स है ना, बड़े ही शानदार है। ये ना स्टार शेप्ड के फ्लावर हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे। ये थोड़े वैक्स टाइप्स के फ्लावर होते हैं, वैक्सी फ्लावर्स इनको हम बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं होया स्पीशीज को तो है, होया स्पीशीज के बारे में हमें जानकारी थी, पर होया नागेंसिस के बारे में अब जाके हमें यहाँ पे जानकारी मिली है। तो पहले तो डॉक्यूमेंटेड हुए ही नहीं कभी, तो अब जाके टेम्परेट हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट इकोसिस्टम मिलते होंगे, ऐसा हमें यहाँ पे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी आपकी डाइवर्सिटी है। तो हमने कभी इनका ना एक्चुअली समझा नहीं इनकी वैल्यू नॉर्थ ईस्टर्न की, पर आपको यहाँ पे बहुत शानदार बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ईस्टर्न हिमालयस वाले रीजन के अंदर। पर देखो ये स्पीशीज हमने डिस्कवर करी है, तो हमें बहुत ही कम लेवल पे अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड की तौर के ऊपर ही कैटेगराइज होगी। बाकी यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होना, जो झुम कल्टीवेशन होता है ना, जो स्लैश एंड बर्न होता है, फॉरेस्ट डिस्टर्बेंस होना, उससे इनके ऊपर काफी ज्यादा खतरा यहाँ पे रहता है। तो ये किसको बिलोंग करते हैं, ये होया जीनस को बिलोंग करते हैं। होया जीनस के बारे में हमारे पास जानकारी थी, पर होया नागेंसिस के बारे में नहीं थी। होया जीनस जो है उनको हम लोग वैक्स प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। इनको कई बार हम ऑर्नामेंट के तौर के ऊपर या फिर ठीक है एज अ शो ऑफ तरह के ऊपर भी इसको यहाँ पे पहना जाता है। और ये साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पॉलिनेशिया में यहाँ पे ये नेटिव आपको देखने को मिलेंगे। एंड ज्यादातर आपको ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेजिटेशन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड ज्यादातर एपीफाइट्स के तौर के ऊपर। एपीफाइट्स पता क्या होता है, जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे कई बार आपने बेल देखा होगा ना, वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करेगी, उनको हम बोलते हैं एपीफाइट्स। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक और टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है टाइगर इन गुजरात के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया था, पर ये टॉपिक दोबारा से न्यूज में आया है। दरअसल में पता क्या है, 33 साल के बाद गुजरात ने अपना टाइगर बेरिंग स्टेटस जो है वो रीगेन कर लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ के रतन महल, जम्बुगडा जो आपका फॉरेस्ट कॉरिडोर है, वहां पर आपको ये रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिला। और ऐसा ही नहीं कि बस एक दिन के लिए आया, नहीं नहीं नहीं, इट हैज स्टेड देयर, ये वहां पे रुका हुआ है गुजरात के अंदर। तो 33 साल बाद ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिली। अब सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि ऐसा हुआ कैसे।
देखो गुजरात ने बहुत शानदार काम किया है टाइगर पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए। क्या किया है ऐसा? देखो एक तो है उन्होंने प्रे बेस को स्ट्रेंथन किया, आपके चीतल सांबर इनको यहाँ पे ब्रीड और रिलीज करवाया ताकि आराम से आपका जो टाइगर है वो यहाँ पे आ पाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जो हर्बीवोर ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पे जम्मूगोड़ा के पास में यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। फिर बहुत सारे डेंस घने फॉरेस्ट कॉरिडोर यहाँ पे थे, वाटर होल्स बनाए गए, नेचुरल केव्स हो गया और कैमरा ट्रैप सर्वेलेंस यहाँ पे किया गया ताकि अगर मान लो कभी भी टाइगर आए तो उसको हम यहाँ पे सर्वे कर पाए कि क्या वो आया नहीं आया, उसकी मूवमेंट को हम यहाँ पे मेंटेन कर पाए। प्लस एट द सेम टाइम एनटीसीए के साथ मिलकर स्टेट ने यहाँ पर काम किया एंड उन्होंने बोला है कि आप हमें एक फीमेल टाइगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करिए ताकि हम गुजरात के अंदर भी अच्छी खासी इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे डेवलप कर पाए। तो आपको थोड़ा लोकेशन पर्सपेक्टिव से दोनों पर्टिकुलर सेंचुरीज के बारे में पता होना चाहिए। एक क्या है, एक है जम्मूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये गुजरात के अंदर ही सेंट्रल गुजरात में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको टीक, बैम्बू, महुआ फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे कड़ा डैम भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको लेपर्ड, स्लॉथ बियर, नील गाय ये सब देखने को मिल जाती है और काफी सारे आपको वाटर सोर्सेज अब यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। इसी तरह से एक है रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये ना दरअसल में एक कॉरिडोर है, ये अपने आप पे पूरा कॉरिडोर है, यहाँ से आपका टाइगर मूव करता है। तो रतन महल जो है ना वो दरअसल में है तो गुजरात के अंदर ही, पर गुजरात के जो आपका कनेक्ट करता है आपको मध्य प्रदेश के साथ। तो कहीं ना कहीं ये सेंचुरी दौहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल गुजरात में है एंड आगे जाके कनेक्ट होती है गुजरात मध्य प्रदेश बॉर्डर की तरफ। एंड मध्य प्रदेश से फिर इस तरह से आपके टाइगर मूव करते करते गुजरात वाली साइड यहाँ पे इस तरह से आ सकते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर ड्राई ट्री फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया। ठीक है ना, एंड इनफैक्ट जो खास बात है ना यहाँ पे रतन महल की, वो है स्लॉथ बियर के रिगार्डिंग। ठीक है, रतन महल जो है वो स्लॉथ बियर के लिए बहुत बहुत ज्यादा फेमस है और गुजरात की लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्लॉथ बियर की यही आपको देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक पनाम रिवर भी देखने को मिलेगी सेंट्रल गुजरात के अंदर ही, रतन महल में ही। तो ये क्लियरली ये दिखाता है कि काफी अच्छा काम यहाँ पे हुआ है टाइगर की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वॉल्बाचिया मेथड के रिगार्डिंग, इसको आप पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक और क्वेश्चन आपके रिगार्डिंग है, वो है बी सेल और टी सेल के रिगार्डिंग। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अब देखो कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन था रेनफॉल के रिगार्डिंग। देखो इन स्टेटमेंट्स में ना बड़े इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, तीन तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है ऐसे स्टेटमेंट देख के। पहला स्टेटमेंट देखो, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो यार ये तो बहुत एक इजी स्टेटमेंट आपके सामने दे दी कि एक कारण है। हाँ बिल्कुल, देखो रेनफॉल जो होता है ना वो फिजिकल प्रोसेसेस के माध्यम से भी और आपके केमिकल प्रोसेस के माध्यम से भी आपका वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो अगर बारिश का पानी आया, ठीक है, तो बारिश का पानी क्या करता है, कई बार ना भाई वो अपने अलग अलग जो दरारें होती हैं, क्रैक्स होती हैं, उनके अंदर जाएगा, जो आपके मान लो पत्थर है उनके क्रैक्स में जाएगा। उससे उसके आपके जो रॉक्स क्या होंगी, वो कभी बड़ी होंगी, कभी छोटी होंगी, कभी एक्सपैंड होगी, कभी कंट्रैक्ट होंगी। उससे आपने जो रॉक का स्ट्रक्चर है वो पूरा आपने कमजोर कर दिया। अब रॉक का स्ट्रक्चर कमजोर हो गया तो भाई आगे जाके वेदरिंग होएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें ठंडे रीजन्स की भी, कई बार ठंडे रीजन्स के अंदर अगर हम नोटिस करने को मिलता है कि पानी जो है वो फ्रीज कर जाता है, उससे क्या होता है, उससे भी क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं केमिकली भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं कि वो डीकम्पोजिशन के अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहता है, उससे वेदरिंग वगैरह हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो विदाउट अ डाउट सही है। सेकंड कह रहा है कि बारिश के पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। हाँ बिल्कुल, रेन वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ऑब्जॉर्ब करता है और इसीलिए बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सर अपने आप में बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, कह रहा है कि बारिश के पानी में एटमॉस्फेरिक CO2 भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी होती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाला। तो ये भाई बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है। अब आपको ये तो चलो समझ आ गया होगा कि हाँ सर तीनों स्टेटमेंट है तो सही, तो सी और डी तो आंसर नहीं हो सकते। पॉइंट आता है फिर ये कैसे देखें कि ए सही है बी सही है। देखो जब भी आपको कभी सवाल आए कि क्या वो इसको एक्सप्लेन करता है या नहीं करता, तो आपको याद करना है कि उनके बीच में आप बिकॉज वर्ड डाल दो। ठीक है, आप देखो ना इस बात को, जैसे अगर आप इसके बाद बिकॉज वर्ड इंसर्ट करो यहाँ पे, कह रहा है रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स बिकॉज रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया। ठीक है, मैंने आपको बताया किस तरह से कार्बोनिक एसिड जो होता है, वो जो एसिडिक रेन वाटर है वो मिनरल्स के साथ रिएक्ट करता है रॉक्स के ऊपर एंड उससे केमिकल वेदरिंग हो जाती है। तो स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल सेंस बना रहा है। अब देखो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 पढ़ो, बिकॉज लगाने के बाद ही रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स
बिकॉज रेन वाटर कंटेन्स एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। यस, ये भी अपने आप में देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के माध्यम से क्या होता है, ये भी आपके आयरन रिच मटेरियल जो होते हैं आपके रॉक्स के अंदर, उससे आयरन ऑक्साइड बनता है। आयरन ऑक्साइड बनने से आपका रॉक स्ट्रक्चर कमजोर होता है। तो जब मैंने बिकॉज लगाया ना, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपस में सेंस बनाए। जब मैंने बिकॉज लगाया तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 की आपस में सेंस बनी। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आंसर करने हैं आपको इन क्वेश्चन को, समझे इस बात को? ठीक है सर। एक दूसरा क्वेश्चन भी सर आपने हमें दिया था। हाँ बिल्कुल, दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा पी वेव्स और एस वेव्स के रिगार्डिंग था। आई होप ये सारी बातें आपने पढ़ी होंगी, ये तो आपकी एनसीईआरटीज में मेंशन्ड है। देखो, एक होती है आपकी प्राइमरी वेव और एक होती है आपकी सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव को आप पी वेव बोल सकते हो, सेकेंडरी वेव को आप एस वेव बोल सकते हो। देखो, प्राइमरी वेव की जब हम बात करते हैं ना, ये फास्टेस्ट सीस्मिक वेव आपको देखने को मिलती है और इसीलिए ये सबसे पहले आपके सीस्मिक स्टेशन के ऊपर अराइव करती हैं। खास बात क्या है ना प्राइमरी की, ये क्या होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल कह लो या आप इनको कंप्रेशनल कह सकते हो। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो पैरेलली मूव करेंगे टू द डायरेक्शन। ठीक है, पार्टिकल्स मूव पैरेलली टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। जैसे आप लोगों ने साउंड वेव्स देखी हैं, ठीक है, जैसे साउंड वेव्स होती हैं, तो बिल्कुल वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल की तरह यहाँ पे ये पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। प्राइमरी वेव जो होती हैं वो आपके सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों से पास कर सकती हैं और इसीलिए आप नोटिस करते होंगे कि चाहे वो मेंटल हो चाहे कोर हो, वहां से पी वेव जो है वो पास कर जाती हैं। ये उतना डैमेज नहीं करती। पर अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी वेव्स की, सेकेंडरी वेव्स या जिनको हम लोग एस वेव के नाम से जानते हैं, ये पी वेव के मुकाबले थोड़ी स्लोअर होती हैं। पी वेव के बाद अराइव करेंगी आपके स्टेशन जो है सीज्मिक स्टेशन उसके ऊपर। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, इनका जो मोशन का नेचर होता है वो ट्रांसवर्स या शेयर होता है। दैट मीन्स व्हाट, जो पार्टिकल्स होंगे वो परपेंडिकुलर मूव करेंगे एज कंपेयर टू द वेव डायरेक्शन। जैसे आप लोगों ने एक रोप के ऊपर वेव्स को देखा होगा, वो आपके परपेंडिकुलर में ट्रेवल करते हैं। एक खास बात सेकेंडरी वेव्स की ये है कि केवल और केवल सॉलिड से ट्रेवल करती हैं। दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स। और इसीलिए अगर आपने नोटिस किया होगा, जैसे अगर हम बात करें अपने आउटर कोर की, आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में, तो वहां आउटर कोर से पास नहीं कर सकती। ये बात ध्यान में रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके कहां से पास करेंगे, केवल सॉलिड से। काफी डैमेज करती है क्योंकि इनका जो मोशन होता है वो शेयर मोशन आपको देखने को मिलेगा। अगर ये सारी बातें आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखी हैं, तो आई डोंट थिंक इसको क्वेश्चन को करने में आपको फिर बहुत ज्यादा कोई दिक्कत आने वाली होगी, क्योंकि कोई भी कहीं से भी आपने पढ़ा हो ना, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई ही जाती, राइट। तो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि एक सीज्मोग्राफ के अंदर पी वेव्स रिकॉर्ड पहले होती हैं, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, मैंने बताया अभी आपको। सेकंड कह रहा है पी वेव्स के अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल्स टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं, जबकि एस वेव के अंदर अप एंड डाउन करते हैं। बिल्कुल मैंने आपको बताया, ये अपने आप में पी वेव क्या होती है, आपके पैरेलली मूव करते हैं, यहाँ पर आपके परपेंडिकुलर, तो भी अपने आप में करेक्ट है। तो ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 आर द राइट आंसर। बाकी रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ो, बताओ कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने होमवर्क दिया था, एक था संपूर्णता अभियान 2.0 के बारे में, तो दोस्तों इसको यहाँ पे रिलीज किया जाता है बाय नीति आयोग। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें, ये यहाँ पर कौन प्रोटेक्ट करता है दोस्तों, ये तो आपके यूनेस्को का जो 1972 का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है उसके अंतर्गत प्रोटेक्टेड है ना, तो इसलिए सेकंड आपका इनकरेक्ट रहेगा। टुलू की अगर हम बात करें तो ये इंडो आर्यन नहीं भाई, ये द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती है, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पर अगर हम बात करें चौथे स्टेटमेंट की, ये कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे जो पहली बार है 1950-51 में प्रेजेंट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।